सॉरी गाइज, मैं आपको मैसेज करना भूल गया अभी। अभी मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने आप लोगों को भेजा ही नहीं था यार। तो लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स टू अदर पीपल टू ज्वाइन इन। एंड जो लोग ज्वाइन कर चुके बेटा, अपना अपना कैमराज ऑन करो प्लीज। एंड जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, कोई बता सकता है मुझे कि किसी ने मुझे अपना होमवर्क भेजा हो जिसके अंदर वो आखिरी वाला पार्ट छोड़ दिया हो, जो मैंने बोला था ना कि लास्ट वाला पार्ट छोड़ देना। सो एनीबडी हु कैन लेट मी नो, ताकि मैं उसी का होमवर्क डिस्कस कर लूंगा आगे। गाइस अपना अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन था यार वो? क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 किसने किया है, मुझे भेजा है, बताओ जरा। निशात, आपने नहीं भेजा मुझे? सर मैंने 1 2 6 भेजा है, वो मैं उसके बाद का कंप्लीट नहीं कर पाई। हाँ हाँ, तो क्वेश्चन 4 तो भेजा है ना मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 का वो आखिरी पॉइंट डिस्कस करना था ना, उसी के लिए पूछ रहा हूँ। तो मैं आपका निकाल लेता हूँ ना, आपने जो होमवर्क भेजा है। गाइस बाकी लोग प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो बेटा। तक मैं जरा होमवर्क निकालते हैं, निशात का कहाँ पर है। बेटा आपने कब भेजा है निशात? सर मैंने कुछ अभी दिन हो चुके हैं, मतलब फ्यू डेज अभी। जीएसटी दिख रहा है मुझे, कहाँ चला गया तेरा? सर 3 सितंबर को भेज। ओके, मिल गया मुझे। हाँ जी गाइस, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो बेटा। बहुत बुलवाते हो। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी गाइस, ओके। तो सबसे पहले सो सॉरी गाइस, एक तो मेरे को डेफर करना पड़ा क्लास, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास 1 की जगह 2 घंटे की हो गई थी। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कुछ उनसे डिस्कस करने में मैं लग गया था, तो वो पता नहीं चला कि कितना लंबा खिंच गया। एंड देन उसके बाद आई एम सो सॉरी अगेन, मैं भूल गया कि 6:15 बजे कर तो दिया, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हें उसका क्या बोलते हैं, कोड तो भेजा ही नहीं। जूम क्लास का लिंक तो भेजा ही नहीं, तो वो करोगे कैसे ज्वाइन? फिर एकदम से लास्ट मोमेंट पे आई रियलाइज, जब मैं खुद ही लॉगिन करने लगा, मैंने कहा क्लिक कहाँ करूँगी, तो भेजा ही नहीं है तुम्हें। तो अगर ऐसा कभी कुछ हो जाता है तो मुझे मैसेज डाल दिया करो, सर लिंक तो भेज दो, ठीक है? तो याद दिला दिया करो बाई चांस ऐसा कुछ हो। चलो आगे बढ़ते हैं सर। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको कैश बुक कराया था। कैश बुक ऑलमोस्ट हम खत्म कर चुके हैं। एक चीज बची थी कैश बुक की, हमने सारी ट्रांजेक्शन डिस्कस कर ली थी। वो जो एक चीज बची थी वो था क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी वाला पार्ट। जरा क्वेश्चन 4 निकालो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में आखिरी एक जो पार्ट लिखा हुआ है वो बचा हुआ था। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन 4 खोल लेता हूँ जरा, कहाँ पे किया है। ओके, तूने कर दिया है इसको? ये तूने कैसे किया है? तो सिंगल कॉलम कैश बुक लग रही है मुझे। अरे ये तो सिंगल कॉलम कैश बुक थी। ओके, चलो तो पहले सर सिंगल कॉलम। स्क्रीन सर शेयर वो नहीं। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। सर वो मैंने जो निकाला है उसका बैलेंस मुझे पक्का नहीं पता, वो नहीं नहीं, सही है कि ठीक है ठीक मैंने है, मैं देखता हूँ, मैं अभी देखता हूँ कैसे करा है, क्या करा है। सो फॉर द टाइमिंग लेट मी डू वन थिंग, मैं ना इसको रब कर देता हूँ, ठीक है? देखते हैं कि ठीक है या गलत है। तो बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा, सब लोगों से कह रहा हूँ। हाँ जी, सब लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया होगा। आखिरी पॉइंट मैंने बोला था छोड़ दो, तो बाकी जरा चेक करो, बाकी सब ठीक आपका सेम है? जरा जल्दी से एक बार चेक करो, क्या बाकी सारी चीजें ऐसी ही करी हैं जैसे यहाँ पे मैंने करके दिखाई है? थम्स अप करके बताना मुझे एक बार बेटा।
यहाँ तक आपका बाकी सारी एंट्रीज का सेम इसी तरीके से हो रखा होगा। अब बस आखिरी ट्रांजेक्शन पे आ गए हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? कह रहा है डिपॉजिटेड ऑल कैश इन द बैंक। सारा कैश हमने बैंक में जमा कर दिया। आगे भी है, इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस 2000। यानी कि सवाल कहता है हम 2000 रुपए अपने पास रखते हैं, बाकी सारा हम बैंक में जमा कर देते हैं। भैया डर लगता है हमें कैश रखने में, तो हम क्या करते हैं, जितना कैश हमारे पास है उसमें से 2000 अपने पास रखेंगे, बाकी जितना बचा वो बैंक में जमा कर देंगे। तो हमारे पास कितना रहने वाला है ईशा? क्या सर? हमारे पास कितना कैश रहने वाला है? 2000। 2000। तो बेटा सिंपल सी बात है, जो बैलेंस सीडी है वो 2000 आ जाएगा। ये तो उल्टा हो गया, मुझे लगा था मैं यहाँ से रब करूंगा और ये सही निकल आएगा, ये तो गड़बड़ हो गया भाई। निशाद गलत हो गया बेटा थोड़ा सा। देखो, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे 2000 आएगा। ध्यान से देखो, अभी तक हम उल्टा करते थे, बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर निकालते थे कि जितना बच गया है ना, दोनों साइड का टोटल करते थे, टोटल लिखते थे और फिर बैलेंस सीडी निकालते थे कि कितना है। इस केस में बैलेंस दे रखा है, कह रहा है कि आपको बैलेंस कितना रखना है अपने पास कैश में, 2000। तो इसका मतलब बैलेंस सीडी पता चल गया हमें 2000 आएगा। सबको समझ आई ये वाली बात? पहले यहाँ तक बताओ, ये बात सबको समझ में आई? थम्स अप करके बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी थम्स अप। क्लियर? तो यानी इस बार बैलेंस सीडी हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि 2000 रुपीज बैलेंस सीडी आएगा। मैं इसको ना रेड कलर की पेन से लिखता हूँ, रुको जरा, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आएगा, अलग से दिखाई देगा। सो यहाँ आ जाएगा आपका 2000। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, ये हमें पता चल गया। तो अगली बार क्वेश्चन कभी भी इस तरीके का है कि आपके पास जितना भी कैश था वो सारा बैंक में जमा कर दिया इन एक्सेस ऑफ, तो इन एक्सेस ऑफ वो जो बोला है ना वो कहाँ जाएगा? बैलेंस सीडी में, क्योंकि उसके ऊपर जितने वो जमा कर रहे हो तो ये तो कैश में रहने वाला है, तो वो बैलेंस है हमारा जो बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब बैंक में कितना जाएगा ये कैसे पता चलेगा? ये फिगर इनफैक्ट बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे कैश का। टोटल करो बेटा, कैश का कितना आता है? जो डेबिट साइड है 1 उसका लाख टोटल 1,52,000 आ रहा है क्या? चेक करो। 1,52,900। चलो बहुत बढ़िया, तो सही सही टोटल किया हुआ है निशात ने, तो 152 आ रहा है, 152 यहाँ भी आ जाएगा बेटा। ठीक है, समझ आया मैंने कैसे कैसे किया? पहले डेबिट साइड का टोटल 152 लिखा, वही टोटल क्रेडिट पे आ गया क्योंकि डेबिट का ज्यादा था। अब उसके बाद अब 152 में से सारी फिगर्स माइनस करो इंक्लूडिंग दिस 2000, बताओ कितना आएगा? सर क्या करना है? 1,52,000 में से आपकी क्रेडिट साइड में जितनी आइटम है वो सारी माइनस होंगी ना, जैसे बैलेंसिंग फिगर निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। पर अब वो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी? बैंक के आगे, ये जो बैंक अकाउंट लिखा है यहाँ पे, ना कि बैलेंस सीडी के आगे। हाँ, कितना आएगा बेटा? कौन बता रहा है मुझे? ईशा, स्निग्धा, शगुन, कोई भी बताओ। सर वो जो टोटल है वो 1,52,900 है। अच्छा, वो 152,900 है भाई सर टोटल। डेबिट साइड, हाँ, टोटल गलत लिखा हुआ है तूने। डेबिट साइड 1,52,900 है। हाँ, तो तूने यहाँ तो 9 कुछ कुछ दिख रहा था, लेकिन चलो मैं दोबारा ही लिख देता हूँ। वहां पे 9 गायब हो गया तेरा जाते जाते तो शायद तो ये आ जाएगा आपका 152,900। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस? हाँ, अब बताओ बेटा कितना आएगा अभी? ठीक है, अब बताओ डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है? 152,900 में से सारी आइटम माइनस करो इंक्लूडिंग 2000। 11,000 सर, 11,800। वेरी गुड, तो ये 11,800 जो कि नॉर्मली आमतौर पे बैलेंस सीडी हुआ करता था, इस बार ये बैलेंस सीडी नहीं है। ये क्या है? ये बता रहा है कि ये इतना एक्सेस है ओवर 2000, 2000 से ज्यादा जो हमारे पास कैश था, कितना था वो एक्स्ट्रा कैश? 11,800। इसको हम कहाँ जमा करा रहे हैं? बैंक में। इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? बाय बैंक। आई बात समझ में? बैंक में जमा कराएंगे तो हमारे पास से तो कैश जा रहा है, तो पेमेंट साइड पे आएगा, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, पेमेंट साइड पे आया बाय बैंक के नाम से। प्रॉब्लम सिर्फ ये था, हमें अमाउंट नहीं पता था कितना आएगा। अमाउंट मैंने आप सिखा दिया आपको कैसे निकालना। तो ऐसे क्वेश्चंस सर में सिंपल सी चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि आपको बैलेंस सीडी दे रखा है, बैंक में कितना जाएगा वो निकालना। क्लियर? हाँ जी निशाद, पूछो अब। सर इसमें मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास जितना भी मनी था हमने वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, सिर्फ 2000 हमारे पास। बिल्कुल सही, बिल्कुल तूने सही ट्रांसलेट किया। 2000 अपने तो पास सर रख के हमने बाकी सारा बैंक पे जमा कर दिया।
सर हम ये नहीं कर सकते कि जितना हमारे डेबिट में जितना बैलेंस है उसको हम उसमें से 2000 माइनस कर दें। बेटा डेबिट में मतलब जितना बैलेंस है उसमें से खर्चे भी तो करे हैं तूने। जो डेबिट का टोटल है 1,52,900 में से खर्चे भी तो करे हैं, उनको भी तो माइनस करेगी, जो बचेगा उसी की तो बात कर रहे हैं। तो इसको ऐसे समझ सकती थी कि चलो मैंने अभी एंट्री नहीं करी ये वाली बैलेंस सीडी वाली, तो आप अगर टोटल निकालते तो 13,800 आता। अगर आप ये वाली एंट्री अभी तक करते ही नहीं, बैलेंस सीडी भी नहीं लिखते, तो 13,800 में से 2,000 हमने अपने पास रख लिए, बाकी 11,800 जमा करा दिए। समझ आया? मैंने तो आपको आसान तरीका आसान कर दिया था ताकि ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। आसान क्या कर दिया, जितना भी बोला हो इन दी एक्सेस ऑफ, वो सीधा कहाँ चला जाएगा, बैलेंस सीडी में, और जो बैलेंस निकलेगा वो कहाँ जाएगा, बैंक में। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? एक बार थम्स अप करके बताओ बेटा सबको क्लियर है कि नहीं किए। ओके, एक चीज मैं और करके दिखाता हूँ। ये तो सिंगल कॉलम कैश बुक थी, अब डबल कॉलम में क्या होगा वो सीख लो जरा। यही सेम ट्रांजैक्शन डबल कॉलम कैश बुक में किस तरीके से आएगी, जरा उसको समझना जरूरी है। और उसके लिए अगेन मैं पहले जरा यहाँ पे रब कर रहा हूँ चीजें, सिर्फ इसी ट्रांजैक्शन पे फोकस करेंगे। हाँ बेटा ध्यान देंगे जरा। तो आपके पास ये कैश बुक है, आपने डेबिट क्रेडिट दोनों साइड पे बहुत सारी एंट्रीज हो रखी हैं, ठीक है। अगेन यही आखिरी लाइन लिखी हुई है, तो लेट्स अज्यूम मैं कुछ क्रेडिट में भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि क्रेडिट में भी कैसे आ सकता है। तो 4/4/20 को लेट्स से एक एंट्री लिख देते हैं बाय रोहित, ठीक है, यानी हमने रोहित को पेमेंट किया 10,000 का, और यहाँ कर देते हैं 5/4/2020 को बाय ईशा 10,000 यहाँ बैंक में भी कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो मैंने कुछ एंट्री क्रेडिट में भी लिख दी ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ डेबिट क्रेडिट दोनों साइड में एंट्रीज आ रही होंगी। अब यही सेम लाइन लिख के जो आखिरी वाली लाइन अभी हमने पढ़ी, मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में यही सेम लाइन है। क्या लिखा है लाइन, डिपॉजिट ऑल कैश इन बैंक, और ये हमेशा आखिरी ट्रांजेक्शन होगी बेटा, आखिरी जब सारी हो चुकी होंगी उसके बाद ही आएगी, ये बीच में नहीं आ सकती। डिपॉजिट ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ मिनिमम बैलेंस ऑफ 2,000, यानी 2,000 रखना है, बाकी सब जमा कर दो। तो क्या करेंगे भाई, मुझे एंट्री तो पता चल गई क्या आएगी यहाँ पे, 30/4 को आखिरी डेट को क्या आएगी, बाय बैंक आएगा एक, और फिर उसके बाद बाय बैलेंस सीडी आएगा। ये तो पता चल गया मुझे, ये बात समझ आई। अभी अभी पीछे करा था ना आपने, किया था कि नहीं किया था। मैं एक काम करता हूँ, चलो एक स्टेप और पीछे चलता हूँ, लेट मी नॉट डू दिस एंट्री। मैं बाय बैंक नहीं लिख रहा हूँ अभी आपको, आपने हालांकि पीछे अभी यही किया था ना कि मैं नहीं लिख रहा हूँ। चलो आपको एक काम करते हैं, बैलेंस सीडी लिख देता हूँ, थोड़ा नीचे को लिखते हैं ताकि बैलेंस सीडी तो आखिरी में आएगा ना, तो यहाँ टोटल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं बाय बैलेंस सीडी। ध्यान देना बेटा, 30/4/2020 को मैंने बोला कि ऐसे में बैलेंस सीडी तो दे रखा है कितना, 2,000। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2,000 रुपए छोड़ करके बाकी सारे के सारे जितने हैं वो बैंक में जमा कर दो। क्लियर है सबको, बाकी सारे जितने हैं वो बैंक में जमा कर दो। तो 2,000 यहाँ आ गया, बाकी कितने बचे भैया, टोटल करो, कैश का टोटल करो, पहले सिर्फ कैश पे फोकस करो। 40,000, 40,000, बाकी कितने बचे बेटा, 40 में से 12 गए, कितने बचे बताओ भाई, 40 में से 12 गए, कितने बचे, 28,000, ठीक है। एंड गाइस प्लीज अपना कैमराज ऑन करो, फिर से ऑफ होना शुरू हो गया आप लोगों के कैमराज, बेटा प्लीज ऑन करो। तनीषा, क्रेश, आरव, परीका, बेटा प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन करो प्लीज। हाँ जी, तो 28,000 आप कहाँ जमा कराओगे, बैंक में। अब सोचो कौन बताएगा मुझे, रेज योर हैंड, जब बैंक में जमा कराते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, रेज योर हैंड जल्दी से, कौन बताएगा। हाँ जी, ट्राई करो भाई, रजत ट्राई तो करो, ट्राई क्यों नहीं करते हो, क्यों, डर किस बात का डर है, गलत हो जाएगा। हाँ रजत, यस सर। किस बात का डर है, क्यों नहीं ट्राई करता। मैं सोच रहा था, मैं अच्छा एंट्री चल, सोच रही थी, मतलब जर्नल और पोस्टिंग सोच रही थी। ओके चल सोच के बता। वैसे तो अब तक याद हो जाना चाहिए, अगर तूने कैश बुक के क्वेश्चन किए हैं कि अगर कैश जमा कराते हैं बैंक में तो क्या एंट्री होती है, क्या इफेक्ट होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, टैक्स अकाउंट क्रेडिट। हाँ तो यहाँ कैसे होगा, यहाँ बताना मुझे, कैश बुक में कैसे करूंगा मैं। टू टू बैंक अकाउंट
टू बैंक तो होगा। बैंक में डेबिट तू क्या एंट्री बोल रहा है, देख अभी तूने एंट्री क्या बोली थी और तू क्या लिखवा रहा है, सोचना। अगर कैश बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है। सर टू कैश अकाउंट, बैंक में बैंक अकाउंट डेबिट की साइड में प्लस होगा, बाय बैंक अकाउंट और कैश की साइड क्रेडिट में, मतलब वो एंट्री है। आराम से दोबारा से बोल, कुछ समझ नहीं आया, बीच बीच में क्रैक हो गई तेरी आवाज, तो धीरे धीरे करके बोल। तो जैसे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट में हम 1000 रुपीज कर रहे थे, तो सर टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट में 1000 आएगा, और सर क्रेडिट साइड में 1000 क्यों ले बाय रहा है, बैंक ये तो अकाउंट अमाउंट बता रखा है ना मैंने 28, तो 1000 का सर एग्जाम्पल क्यों 20 लेके चल रहा है। सर 28,000 रुपए तो 28,000 पता आएगा, चल गया ना। तो टू तो बैंक कैश की डेबिट आएगा, साइड टू कैश आएगा और बाय कहाँ पे, बैंक आएगा बैंक में, डेबिट साइड और इधर आएगा बाय बैंक कैश आएगा कैश में। आई बात समझ में। देखो भैया ध्यान से, कॉन्ट्रा एंट्री होती है, याद करो डबल कॉलम कैश बुक में। अभी तो पीछे करा कौन सा, सिंगल, ठीक है, पीछे सिंगल कॉलम कैश बुक किया था। अब ये डबल इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि डबल में फंस जाओगे, नहीं तो अगर नहीं करा होगा तो। सिंपल, जैसे कैश जमा करने की एंट्री होती है, क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री। आप एक तरफ लिखोगे बाय बैंक, दूसरी तरफ लिखोगे टू कैश। आखिरी डेट पे जमा हो रहा है तो ये लो जी आखिरी डेट की एंट्री होगी, ठीक है, समझ आया। देखो जरा मैंने क्या किया, तो स्टेप समझो, स्टेप। सबसे पहले मैंने बैलेंस सीडी के आगे अमाउंट लिख दिया, क्योंकि ये तो पता चल गया मुझे कैश का बैलेंस कितना आएगा, कितना बैलेंस आएगा 2000। फिर उसके बाद मैंने टोटल किया डेबिट साइड का, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस करी, जो बैलेंस आया वो बैंक में जमा होना है। और ये याद रखना, बैलेंस सीडी हैज टू बी द लास्ट आइटम। तो ऐसे मत कर देना बैलेंस सीडी ऊपर लिख दिया और बाय बैंक नीचे लिख रहे हैं, गलत हो जाएगा। बैलेंस सीडी हैज टू बी लास्ट, इसीलिए मैंने आखिरी में लिखा था। देखो ऊपर लाइनें छोड़ दी थी ना थोड़ी सी, इसीलिए छोड़ी थी कि ऊपर वो बैंक की एंट्री भी तो आनी है, ठीक है। तो बैलेंस सीडी हैज टू बी द लास्ट, क्लियर, वो लिखा। उसके बाद मैंने बैलेंस निकाला, कितना आया 28,000, उसको लिखा बाय बैंक। अब सिर्फ एक बाय बैंक लिख के छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। डबल कॉलम कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री होती है कैश जमा करने की, दूसरी साइड में क्या आएगा, टू कैश भी तो आएगा। ये समझ आया सबको ये वाला पॉइंट कि दूसरी साइड टू कैश क्यों आया, मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ जल्दी से अगर समझ आया तो। पक्का, चलो ग्रेट। तो ये बात याद रखना बेटा, डबल कॉलम कैश बुक में खास करके बच्चे गड़बड़ करते हैं, एक तरफ तो लिख देंगे 28,000 बाय बैंक करके और फिर भूल जाएंगे कि दूसरी तरफ टू कैश भी आना था। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद बैंक को क्लोज करेंगे। हमेशा एक एक अकाउंट करके ही क्लोज करना है। पहले कैश का क्लोज किया, फिर ये एंट्री करी। अब क्योंकि ये एंट्री बैंक में आई ना, अगर पहले बैंक को कर देते तो ये 28,000 तो काउंट ही नहीं करते तुम, ये भी तो काउंट करने हैं, ठीक है। तो अब इधर कितना आ जाएगा, 1,08,000, 1,08,000। अब 1,08,000 में से 10,000 गए तो कितना आया, 98। कहाँ आएगा, बैलेंस सीडी में 98,000। आई बात समझ में। तो प्रोसेस समझो, सबसे पहले आपने लिखा बैलेंस सीडी कैश का, फिर हमने उसके ऊपर लिखा बैलेंस फिगर निकाल करके कि कितना बैंक में जमा हुआ, और कॉरस्पॉन्डिंगली हाथ के हाथ एंट्री करी डेबिट साइड पे टू कैश करके बैंक अकाउंट, क्लियर। चले आगे, तो समझ आ गया ये वाला कैसे करना है बेटा। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है, अगर सिंगल कॉलम कैश बुक है तो कैसे होगा, और अगर डबल कॉलम कैश बुक है बेटा तो कैसे होगा, क्लियर बेटा। किसी को कोई डाउट, जितना अभी तक आपने किया है, जो आपने क्वेश्चंस किए हैं उनमें भी किसी को कोई अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी कि सर इसका ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होगा। मैं अभी इसके बाद आगे कराना चाहूंगा, अभी पहले पेटी कैश बुक। तो किसी को कोई डाउट है, एंड गाइस प्लीज फिर से वही सेम सिनेरियो हो रहा है, मैं भी एक काम करता हूँ, ऐसे करता हूँ, मजा आएगा। हाँ जी, क्लियर है सबको, क्योंकि ऐसे तो तुम मानते नहीं हो यार, ऐसे ही फिर आकाशवाणी सुनो। हाँ, आकाशवाणी बोलते हैं उसको, क्योंकि दिखाई तो दे नहीं रहा कुछ, ऐसा ही लग रहा है आकाश में से आवाज आ रही है। क्यों भाई ईशा, ठीक बात है कि नहीं है भैया। देखो नहीं करोगे तो मैं भी ऑन नहीं करूंगा, मैं भी ऐसे ही रखूंगा। बहुत बच्चे अभी भी मेरे को दिख रहे हैं जो ऑन करके नहीं बैठे, गलत बात है यार। मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, देखो ये एक ही चीज है जो मैं आपसे मांगता हूँ, क्योंकि देखो अनफॉर्चुनेटली जब तक देखता नहीं हूँ आप लोगों को ना, तो पता नहीं चलता कि आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारा एज अ टीचर ना, हमारे इतने सालों से हमने एक ही क्वालिटी अर्न करी है बेटा। अरे फिर से गायब हो गए, मैं आया तो फिर से गायब होने शुरू, फिर वापस आओ भाई। एक ही चीज तो हमने अर्न करी है कि ये क्या हुआ, हाँ, कि हम शक्ल देख के बता देते हैं कि तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर शक्ल ही नहीं दिखेगी तो अभी वो वाली एबिलिटी आई नहीं है ना बेटा। तो जो क्या बोलते हैं साधु संतों को होती है कि इंट्यूशन हो जाती है, कि अपने आप ही पता चल जाता है कि तुम्हारे को क्या क्या समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। वो अभी आया नहीं है, वो एबिलिटी अभी ना नया नया ऑनलाइन हुआ है, तो अभी टाइम लगेगा जनरेट होने में। तो अभी तो फिलहाल एक ही तरीका है, शक्ल देख करके पता चल रहा है। तो वो मत गायब करो यार, वो गायब कर दो तो गड़बड़ हो जाती है।
हाँ जी, चले आगे। तो ये हो गया, सारा क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो आपका कैश बुक खत्म हो गया बेटा, उसके जितने कॉन्सेप्ट से सारे खत्म हो गए। अब एक कॉन्सेप्ट है अगला, पेटी कैश बुक। सो एनीबडी हु नोज अबाउट पेटी कैश बुक, रेज योर हैंड। और एक और बात मुझे याद आई, इससे पहले कि मैं पेटी कैश बुक डिस्कस करूं, जो 1 घंटा मेरा एक्स्ट्रा लगा था 11th वाले बच्चों, सॉरी 12th वाले बच्चों के साथ, वो इसलिए लगा था क्योंकि उनका जो बोर्ड का पेपर जिस तरीके का उन्होंने दिया हुआ है, सैंपल पेपर आता है ना जैसे जो बोर्ड इशू करता है, तो बहुत ही क्या ही खिचड़ी पकाई है उसमें। तो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहता, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। जितनी आसान लग रही थी चीजें आसान हो जाएंगी, उतना और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सो अनफॉर्चुनेटली इसीलिए टाइम ज्यादा लग गया उनके साथ वो सब डिस्कस करने में। हाँ, आप लोगों के 11th के लिए भी एक बड़ी अफवाह उड़ रही थी। अफवाह इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि अब क्लियर हो गई है। किसी ने सुनी थी अफवाह? क्या अफवाह थी? एनीबडी? कोई अफवाह नहीं सुनी तुमने बीते कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में? कि हाँ सचलीन बताओ बेटा, क्या अफवाह सुनी थी? सर 9th और 11th का पेपर सीबीएसई बनाएगा। हाँ, 9th और 11th का पेपर सीबीएसई बनाएगा। किसी ने नहीं सुना? क्या बात कर रहे हो यार, यहाँ तो लोगों की धड़कनें बढ़ गई थी, अरे सीबीएसई पेपर लेगा तो हमारा क्या होगा। अभी तक तो हम भरोसे बैठे थे कि चलो स्कूल वाले पेपर ले रहे हैं, स्कूल वाले भी भरोसे में बैठे थे, जो टीचर्स थे, अरे जितना करा दिया उसी के हिसाब से ले लेंगे, हैं हम अपने हिसाब से बनाया। वो पता चला कि वो तो जी बोर्ड बोर्ड वाले की तरफ से पेपर आएगा, तो सबके हाथ पैर फूट गए, ये क्या हो गया। तो खुशी की बात यह है कि वो सब अफवाह थी, और सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाला है क्लैरिफाइंग दिस कि भैया हम बहुत काम है हमारे पास, 10th और 12th में ले लेते हैं आपके पेपर, बहुत है, बाकी स्कूल वालों को कर रहे हैं तो जो कर रहे हैं, ठीक है। तो स्कूल जो 11th का पेपर है आपका, वो स्कूल वाले ही लेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा एट द सेम टाइम प्लीज प्लीज ध्यान रखना, ये जो पेंडेमिक है ये आगे कब तक चलेगा किसी को नहीं पता। And I am not talking about months, days or months. I am talking about years. So it can last for couple of years. समझ रहे हो? ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं। यू नेवर नो कि 2 साल 4 साल कितने साल चलेगा। और आपके लिए खास करके इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अगले साल 12th है। अगर भगवान ना करे किसी वजह से 12th का पेपर आपका नहीं हो पाया, ठीक है, हालांकि सीबीएसई बड़े परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह पेपर लिया करें, ठीक है, क्योंकि उसको भी दिख रहा है पेंडेमिक इज नॉट समथिंग कि ये जाने वाला जल्दी से। हाँ, तो ये तो कोरोना का ये जो चल रहा है इफेक्ट, ये तो पता नहीं कब तक चलेगा, तो इसीलिए वो ऑल्टरनेटिव्स निकाल रहे हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। माई ओनली हम्बल सबमिशन टू यू या रिक्वेस्ट टू यू इज प्लीज टेक 11th क्लास सीरियसली। अगर आप ये सोच रहे हो, जो कि अब तक होता आ रहा था पिछले सालों तक, कि यार 11th में क्या फर्क पड़ना है, इसके मार्क्स तो कहीं काउंट होते नहीं है। और आप पूछोगे ना जिनका अभी रिजल्ट आया है 12th में, कई बच्चे तो बहुत खुश हैं कि हमारा तो अच्छा स्कोर, जो रेगुलरली कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर करते आ रहे थे उनका तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो बीच में थोड़े से हो गए थे, ढीले हो गए थे ना कि अरे चल 11th है यार क्या फर्क पड़ता है, और उस समय थोड़ा सा मस्ती मजाक में और उन चीजों में टाइम निकाल दिया, उसकी वजह से उनका रिजल्ट सारा डाउन हो गया। कई लोग तो, कई स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा अपसेट थे इस चीज को लेकर के कि यार ये क्या हो गया यार, हमारा रिजल्ट, मतलब हम तो 12th में पढ़ते अच्छे से, हम तो वेट कर रहे थे कि बोर्ड के एग्जाम आएंगे और हम जी जान लगा देंगे, 12 घंटे के हम 15 घंटे पढ़ेंगे, ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। तो बेटा ये गलती आपकी है, जो लोग ऐसा कहते हैं ना उन्हीं की गलती है। क्यों? क्योंकि किसी ने आपसे नहीं कहा था कि 11th को सीरियसली मत लो, ये आपने खुद ही बना लिया था कि यार क्योंकि 11th के मार्क्स कहीं काउंट नहीं होते तो इसको सीरियसली लेके क्या करेंगे। लेकिन किसी ने आपसे नहीं कहा था, तो मैं आपसे इसीलिए दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए खास करके, टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम दी लास्ट बैच। जो पिछले बैच ने सफर किया आप मत करो, उससे सीखो, ठीक है। गलतियां हर कोई करता है, लेकिन वो गलती मत करो जो उन्होंने करी थी। जो गलती कर चुके हैं उसको रिपीट मत करो, ठीक है। तो क्या गलती करी बेटा कि 11th को सीरियसली नहीं लिया था और ठीक है पेपर दे दिए, जितने मार्क्स आए आए, ऐसे नहीं करो। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, हाई वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि नेक्स्ट ईयर आपका जितना 11th का स्कोर अभी हो रहा है वो आगे बोर्ड्स के लिए कंसीडर किया जाए। इवन इफ चाहे वो बोर्ड वाले पेपर लेंगे भी ना, आई हैव अ गट फीलिंग, आई हैव एन इंट्यूशन कि आगे जाकर के जो ये जो तरीका इन्होंने अभी डेवलप किया है ना, कि ना केवल 12th के मार्क्स बल्कि 11th के मार्क्स और पीछे के जो भी यूटी वूटी होते हैं सबके मार्क्स को कंसीडर करा जाए, दिस इज एक्चुअली अ करेक्ट अप्रोच। कभी भी एक पेपर के ऊपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक पेपर अच्छा हो जाए या खराब हो जाए डज नॉट डिफाइन योर कैरेक्टर और योर इंटेलिजेंस। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आइडियली ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। सो दिस वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव एंड वेरी गुड अप्रोच जो सीबीएसई ने लगाई थी, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में ये अप्रोच आगे इन एनी केस इन जनरल भी अडॉप्ट की जाएगी, चाहे पेंडेमिक हो या ना हो। तो इसीलिए प्लीज इस चीज को लेकर के कॉशियस रहो, पहले से बता रहा हूँ आपको, फिर मत कह रहा किसी ने बताया नहीं।
मैं तो बोल रहा हूँ आपको पहले से कि भैया 11th को सीरियसली लेके चलना है, ये मत सोच के चलना कि 11th के मार्क्स तो यहीं तक हैं, आगे काम नहीं आएंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो एक बात ये, और दूसरी बात ये है कि भैया आपके पेपर आपके स्कूल वाले जैसे बोलेंगे वैसे ही होंगे, कोई सीबीएसई पेपर नहीं ले रहा आपका। ठीक है, तो जितना कोर्स हुआ है उसके हिसाब से आपके स्कूल वाले लेंगे। अगर उनको एमसीक्यू समझ आता है तो वो एमसीक्यू के पैटर्न में लेंगे, अगर उन्हें समझ में आता है कि नहीं एमसीक्यू नहीं, हमें फुल पूरा प्रॉपर जैसे लेंथी पेपर होता है वैसे लेना है तो वो वैसे लेंगे। ठीक है, अगर उन्हें लगता है 2 बार में नहीं लेना, टर्म 1 टर्म 2 में एक ही बार में लेना है तो वो एक बार में लेंगे, 2 बार में लगता है तो 2 बार में लेंगे। मतलब एंटायर थिंग डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल। ठीक है, हालांकि गाइडेंस तो यही है कि 2 बार में लेने चाहिए ताकि कल को पेंडेमिक हो बाद में ज्यादा और बाद में पेपर नहीं हो पाए तो फिर फंस जाएंगे। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ आपको, सीबीएसई ने इतना तो उनको बोला है कि आप जो भी मार्क्स आपके आएंगे ना 11th के, जो भी आपके अभी जितने भी मार्क्स हैं सारे, जो भी आपके टेस्ट होते जा रहे हैं, इंटरनल्स हो रहे हैं, जो भी सारे अपलोड हो रहे हैं सीबीएसई की वेबसाइट पे। आपको बता देता हूँ मैं, अभी तक नहीं होता था कि 11th के मार्क्स कहीं अपलोड नहीं होते थे, 11th के सारे मार्क्स अपलोड हो रहे हैं। और उसका एक रीजन ही यही है कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि नेक्स्ट ईयर फिर से यही होने वाला है कि आपके 11th के मार्क्स कंसीडर हो। इससे तो और आपको एक हिंट मिलता है। तो इसीलिए प्लीज इस चीज को लेकर के केयरफुल रहो कि इसको सीरियसली लो 11th को, इसको कैजुअली मत लो। ठीक है, चलो वापस चलते हैं, आगे चलते हैं। तो कौन बताएगा मुझे पैटी कैश बुक क्या होती है? जल्दी से बताओ बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ ईशा, क्या होता है बेटा पैटी कैश बुक? सर छोटे छोटे मतलब कम खर्चों को, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे एक तो पेन लिया है या फिर पोस्टेज, कैरियर फाइल जो भी छुटमुट खर्चों के लिए है। तो पैटी कैश क्या होता है? पैटी का मतलब ही क्या है? छोटा। पैटी का मतलब ही क्या है? स्मॉल। ठीक है, तो पैटी कैश बुक यानी कि ऐसी कैश बुक जो छोटे छोटे खर्चों को या छोटे छोटे कैश एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेगी। अब जरा ये ऐसी इसकी जरूरत क्या है? सबसे पहले तो ये समझते हैं, ये मेरे को ज्यादा ऊंचा नहीं लग रहा, इसको नीचे करते हैं। हाँ अब ठीक है। हाँ जी, तो पैटी कैश बुक की जरूरत क्या है? तो मान लेते हैं बेटा परीक्षा हमारी अकाउंटेंट है। ठीक है, तो परीक्षा क्या करती है, हमारा कैश बुक बनाती है। ऐसे हमने सब में बांटा हुआ है अलग 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 काम। सस्लीन हमारी परचेज बुक बनाती है, ईशा हमारी सेल्स बुक बनाती है। यही तो पर्पस था ना भैया कि हमने ये सब्सिडरी बुक्स पे क्यों गए थे? इसीलिए तो गए थे ताकि हम अपना काम डिवाइड कर सकें। अब हुआ क्या, मान लेते हैं अरे कहाँ गए वो लोग, हाँ मान लेते हैं प्रथम। तो मान लेते हैं प्रथम को प्रथम एक एम्प्लॉय है कंपनी में, और प्रथम को लेट से प्रथम ने चाय बिस्किट ऑर्डर की, लेट्स अज्यूम। हाँ क्लियर है? तो भाई ऑफिस में बैठा है, ऑफिस में कोई गेस्ट आया, ऑफिस का ही गेस्ट आया, कोई पर्सनल नहीं, ऑफिस का गेस्ट आया, और ऑब्वियसली उसको खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे तो नहीं आया तो हाँ भाई तू कौन। तो आया तो उसको चाय समोसे, हाँ समोसे अच्छे लगते हैं प्रथम, चाय बिस्किट समोसे, हाँ हरी चटनी के साथ लाल चटनी के साथ, हाँ? तो चाय बिस्किट समोसे उसने ऑर्डर किए, मान लेते हैं कितने का आया, 100 रुपए का बिल आया। ठीक है, अब क्या होगा भाई, प्रथम लेके जाएगा वो किसके पास? परीक्षा के पास। प्रथम कहेगा भैया ऑफिस का खर्चा है डालो इसको, मेरा पर्सनल थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये आया था कोई बंदा तो उसको मेरे को खिलाना पिलाना पड़ा, ये 100 रुपए का, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको परीक्षा, क्या बोलेंगे, कौन सा खर्चा है ये? मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस बोल सकते हैं, लेकिन अगर मैं टेक्निकली नाम बोलूँ तो इसको क्या बोलेंगे? हॉस्पिटैलिटी, खातिरदारी। या हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटैलिटी उसको बोलते हैं, उसका मतलब होता है खातिरदारी। ठीक है, तो हॉस्पिटैलिटी एक्सपेंस। तो हम उसकी खातिरदारी कर रहे थे, जो हमारा बिजनेस के पर्पज से आया था बंदा, और उसके लिए खर्चा हमारा हुआ। अब भाई ठीक है, उसमें झगड़ा नहीं है कि एक्सपेंस बुक करना है, झगड़ा क्या है? अब परीक्षा कैश बुक मेंटेन कर रही है, अब उसके पास लाखों करोड़ों की ट्रांजेक्शन आ रही है। इमेजिन, रिलायंस जैसी इंडस्ट्री सोच लो ना, रिलायंस लिमिटेड तो लाखों करोड़ों में डील करती है भाई। अब परीक्षा लाखों करोड़ों की एंट्री कर रही है, बीच में से प्रथम आया, 100 रुपए की एंट्री कर दो, ये लो पकड़ो। ऐसी सोचो ससलीन आई, ऐसी सोचो रजत आया, ऐसी निशात आया। हाँ सोचो बेटा, ऐसी मतलब इतने सारे एम्प्लॉय होंगे कंपनी में, और ऐसी छोटी छोटी, और ये तो एक ही एंट्री बताई मैंने, ऐसे पता नहीं कितनी ट्रांजेक्शन होंगी। हाँ कल को कोई और आ गया, किसी को हमने, अभी तो हमने क्या खिलाया था, समोसे खिलाए थे, किसी को चाउमीन खिला रहे। कहाँ चले गए तुम लोग यार, एक सेकंड, सॉरी गाइस। हाँ तो किसी को कुछ चाउमीन खिला रहे हैं, किसी को हम पिज्ज़ा खिला रहे हैं, अच्छा लग रहा है, भूख लग रही है। हाँ तो इमेजिन कर लो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, क्लास के बाद खा लेना। हाँ तो सोचो कि हम ये सारी चीजें खिला रहे हैं, तो अल्टीमेटली होगा क्या, बार बार हम जाएंगे परीक्षा के पास,
कि भाई परीक्षा ये एंट्री कर दो, ये एंट्री कर दो, ये एंट्री कर दो। और ये तो मैं खाने पीने की बात कर रहा हूँ, और वैसे भी तो बहुत खर्चे होते हैं। जैसे अभी किसी ने बोला था, ईशा ने बोला था ना, पेन चाहिए, पेन लेके आए 10 रुपए का पेन, लिख करते भाई एंट्री 10 रुपए की। हाँ, ऐसी स्टेशनरी ला रहे हैं, कुछ भी और ऐसी मतलब खर्चे हमारे हो रहे हैं। मतलब पॉइंट इज अल्टीमेटली छोटे छोटे खर्चे हो रहे हैं, जिसको आप बार बार जा करके जो मेन कैश बुक बना रहा है उस बंदे को आप परेशान कर रहे हो, उसको कह रहे हो रिकॉर्ड करो। अब वो बंदा क्या कहेगा, कहेगा यार मतलब तुम्हारे 10 रुपए के चक्कर में मेरी जो करोड़ों की एंट्री है, मैंने अगर उसमें गलती से एक जीरो कम लगा दी ना, तो यहाँ तो बट्टा बैठ जाएगा। हाँ, तो तुम्हारे बार बार इतने छोटे छोटे खर्चों के लिए मेरे पास मत आया करो। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो कंप्लेंट करेगी ऊपर के यार मैं तो मतलब मैं ये मेन एंट्रीज करूँ या ये छोटी छुटर पुटर एंट्रीज करूँ। तो फिर अल्टीमेटली क्या डिसाइड किया गया कि भाई करनी तो ये भी है, ऐसा तो है नहीं कि करनी नहीं है। तो क्यों ना एक काम करें, हम रजत को ले लेते हैं साथ में। ठीक है, ठीक है भाई रजत। तो हमने रजत को साथ में ले लिया और हमने हिसाब लगाया कि ऑन एन एवरेज हमने पुराने महीनों में देखा कि ऑन एन एवरेज छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं उनके लिए हमें कितने पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हमने हिसाब लगाया तो पता चला, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 10,000 रुपए चाहिए होते हैं मोटा मोटा। किसी महीने में 8,000 खर्चे होते हैं, किसी में 12 होते हैं। तो हमने कहा मोटा मोटा एवरेज लगाई कि कितने चाहिए होते हैं, 10,000। ठीक है, तो हमने ये डिसाइड किया कि भाई रजत को हम ये ड्यूटी सौंप रहे हैं कि हम महीने के शुरू में रजत को 10,000 रुपए दे देंगे, भैया तू संभाल इनको, ये जो आ रहे हैं ना छोटे मोटे एंट्री कराने के लिए, स्कीम की एंट्री तू करियो। समझ में आई मेरी बात? तो अब इसके लिए बार बार कोई परीक्षा के पास नहीं जाएगा, इसके लिए कौन जाएगा, किसके पास जाएगा, रजत के पास। अब ऑब्वियसली अगर कोई रजत के पास जा रहा है और उससे पैसे ले रहा है बार बार, तो फिर रजत को भी तो हिसाब रखना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? तो जो परीक्षा बना रही थी वो, उसको हम क्या बोलते हैं, कैश बुक। वो तो मेन बुक है कैश की। और जो रजत बनाएगा उसको बोलेंगे पेटी कैश बुक। वो छोटे मोटे कैश के खर्चों को रिकॉर्ड करे। क्लियर हो गया? समझ आया? बात समझ आई? हाँ कृष, पूछो बेटा क्या सवाल है। सर जो बंदा पीटी कैश बुक बना रहा है वो तो 2 नंबर ही काम भी कर सकता है, मतलब थोड़ा इधर उधर कर सकता है। नहीं कर सकता बेटा। आई नो मन में बहुत सारे ऐसे ख्याल आते हैं, लेकिन कंपनी ना इन सब चीजों के लिए चेक्स रखती है। ठीक है, तो वो ऐसे ही सिर्फ ये नहीं है कि सारी, पहली चीज तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। पहली चीज तो सारा का सारा कंट्रोल एक ही बंदे के हाथ में नहीं होता। ठीक है, यानी कि सारा कंट्रोल रजत के हाथ में नहीं है जो मर्जी अपनी एंट्री डाले जा रहा है। भैया एंट्री जो भी मतलब डालेगा 2 बंदे उसके भी पीछे कर मैंने बताया था कि साथ में वाउचर चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे जिसने भी खर्चा किया अपने डिपार्टमेंट से जाकर के साइन करा के लाओ। ठीक है, तो अपने डिपार्टमेंट के हेड से साइन कराओगे कि हाँ ये खर्चा हुआ है, जेन्युइन है, तभी डलेगा। क्लियर? तो ऐसा नहीं होगा, उसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, प्रॉपर उसी तरीके से चेन ऑफ कमांड रखी जाती है। एक ही जने के पास सारी अथॉरिटी नहीं होती। हाँ निशाद बताओ बेटा क्या डाउट है। सर जैसे स्टेशनरी की शॉप पर मैंने देखा है कि कुछ लोग जो जैसे स्टेशनरी लेने आते हैं बहुत सारी ऑफिस के यूज के लिए, तो उसमें वो जो स्टेशनरी का शॉपकीपर होता है उनसे बोलते हैं कि जो बिल बनाते हैं कि उसमें तुम जो आइटम है उसका 4-5 आइटम रेट और ऐड बढ़ा कर के दो लिख है, दो। रेट बढ़ा के लिख दो, या 4-5 आइटम और ऐड Yes, कर दो। तो बेटा सर घपले देखो देखो सुनो, घपले हर जगह होते हैं। हम ना गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहली बात, हम यहाँ पे ये नहीं सीख रहे कि घपले कैसे रोकने हैं या घपले कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो आई एग्री निशाद, जो आप बात कह रहे हो वो गलत नहीं है, होता है ऐसा भी। और मैं इसका भी एक तोड़ बता सकता हूँ, इसका भी तरीका होता है। इसका तरीका क्या होता है, कभी भी कोई चीज खरीदी जाती है ना कंपनी में, तो हमेशा पहले उसके लिए मल्टीपल, अगर कोई बड़ी आइटम होती है तब तो टेंडर निकाले जाते हैं, अदरवाइज नहीं तो मल्टीपल कोट्स लिए जाते हैं। उसको बोलते हैं क्या नाम है, आप जितने भी वेंडर्स होते हैं ना अलग अलग, जैसे मान लो आपको स्टेशनरी खरीदनी है, अब कंपनी में कोई 100 रुपए 200 रुपए की थोड़ी ना जाएगी, वहां तो 1000 10,000 30,000 50,000 ऐसी जाएगी। तो वो मल्टीपल कोट्स लेते हैं अलग अलग जगह से, और फिर आपको प्रूफ करना होता है कि ये वाला कोट आपका सबसे सस्ता था, तभी आप वहां से ले। तो तरीके हैं, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, तरीके हर चीज के हैं। तरीके इन चीजों को, इन प्रैक्टिसेस को रोकने के भी हैं, लेकिन उसके बाद जितने मर्जी आप तरीके बना लो, जिसने घपला करना है तो करना है। ठीक है, अच्छा एक सिंपल सी बात पूछूंगा तेरे से, एक सिंपल सी बात। हम घर पे ताला क्यों लगाते हैं? बता बेटा। कि चोरी से बचाने के लिए। किससे? चोरी से बचाने के लिए। चोर। चोर से? बिल्कुल गलत बेटा। अगर चोर ने चोरी करनी है ना तो वो तो ताला तोड़ के भी कर लेगा। समझ रही है मेरी बात? हम जो ताला लगाते हैं ना घर के आगे, वो घर के आगे ताला इसलिए लगाते हैं कि कोई जो शरीफ आदमी जा रहा है ना उसकी नीयत खराब ना हो जाए, वो आगे चोरी ना कर ले।
जिसने करनी है वो तो करेगा, तुम ताले लगाओ, तुम चाहे जितने मर्जी कैमरे लगाओ, जो मर्जी कर लो, हाईटेक हो जाओ, चोर भी तो हाईटेक हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह के मेजर्स इसलिए लिए जाते हैं ताकि किसी की नीयत खराब ना हो, लेकिन जिसकी नीयत ऑलरेडी खराब है, आप फिर जितने मर्जी मेजर्स ले लो, फिर यू कांट हेल्प। अब तो देख, मैं जितने मर्जी मेजर ले लूं, जितना मर्जी तरीके से बोलूं कि भैया कैमरा ऑन करो, लेकिन जिसका मन नहीं है करने का वो नहीं करेगा। सर इस केस में तो घर के अंदर वाली चोरी करती नहीं, पॉइंट इज कि मतलब बात वो नहीं है कि अंदर या बाहर वाली, पॉइंट इज कि अल्टीमेटली देख, हम यहाँ पे पहली बात फिर से वापस आ रहा हूँ कि हम नहीं तो ना भटक जाएंगे, हम ना गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। हम ये नहीं डिस्कस करना चाह रहे कि भाई क्या ऐसे ऐसे चोरी की जा सकती है, नहीं करी जा सकती है, या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, वो सब चीजें हैं, वो सब होता है, प्रैक्टिकली चोरी भी होती है और उसके बचाव के तरीके भी। पॉइंट इसके अल्टीमेटली जब आपने खर्चा किया तो अकाउंटिंग कैसे करें, तो हम फोकस करते वापस आते, नहीं तो हम फिर भटक जाएंगे। तो अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे बेटा, मैंने अभी अभी आपको बताया। हाँ जी, क्या चीज बताई? अब ये छोटे छोटे खर्चों के लिए हम किसके पास जाएंगे? रजत के पास। ठीक है, अब रजत के पास पहले पैसे आएंगे तभी तो वो खर्चे करेगा ना, तो पहले तो पैसे आएंगे परीक्षा से और उसके बाद फिर वो उसमें से खर्चे करेगा। ठीक है, तो देखते हैं जरा कैसे दिखाई देगा और इसका फॉर्मेट समझते हैं जरा, पेटी कैश बुक का कैसे बनेगा। हाँ जी, अभी तक आप बनाते आ रहे थे जो भी अकाउंट बेटा, उसके अंदर आपका दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एक जैसी दिखती थी। स्क्रीन शेयर है ना, दिख रहा है ना सबको? हाँ जी, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों एक जैसी दिखती थी भाई। जो कॉलम आपके लेफ्ट हैंड साइड में होते थे वही राइट हैंड साइड, यानी जो डेबिट में होते थे वही क्रेडिट में होते थे। अब यहाँ ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पर्टिकुलर का एक ही कॉलम कर दिया। उन्होंने कहा यार हमें पैसे तो बार बार आने नहीं है, यानी कि डेबिट साइड पे तो बार बार आना नहीं है कुछ, तो अननेसेसरी एक पूरा कॉलम डेडिकेट क्यों करे उसके लिए। तो उन्होंने एक ही कॉलम कर दिया पर्टिकुलर्स का, कि जो भी पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं वो एक ही में डालना, पर्टिकुलर्स एक ही कॉलम में डाल देना, अलग अलग नहीं चाहिए। तो कैसा फॉर्मेट है जरा समझते हैं। एक अमाउंट का इधर आ गया, ठीक है, फोकस करेंगे बेटा, एक अमाउंट इधर, एक अमाउंट इधर। जैसे डेबिट और क्रेडिट में आप दो कॉलम होते थे ना अमाउंट के, हाँ अमाउंट का सेंटर में होता था सबसे राइट हैंड साइड में, बट इसमें एक लेफ्ट में हो गया एक राइट में हो गया। ठीक है, उसके अलावा एक आपका आ गया यहाँ डेट का कॉलम, और एक आ गया पर्टिकुलर्स का कॉलम। पहले तो बेसिक ये समझते हैं, ठीक है, ये बेसिक कॉलम्स तो समझ में आ गए सबको, इन कॉलम्स में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, मैं कॉलम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या होते हैं और क्यों होते हैं। तो अमाउंट दोनों साइड में, डेट और पर्टिकुलर ये तो होगा ही होगा, तो डेट और पर्टिकुलर कॉमन कर दिया हमने, चाहे डेबिट हो रहा हो चाहे क्रेडिट हो रहा है, दोनों एंट्रीज के लिए। क्लियर? अब दो कॉलम लेफ्ट हैंड साइड में फालतू के और दो कॉलम राइट हैंड साइड में फालतू के। फालतू के हैं जिनका हमें कोई यूज नहीं करना, जब आप बनाओगे तो वो ब्लैंक जाएंगे। कौन से? एक तो एलएफ और दूसरा कैश फोलियो, या इसको बोलना चाहिए कैश बुक फोलियो। क्या मतलब है इसका अभी समझाऊंगा। और इसी तरह से मैंने बोला दो फालतू के इधर भी होंगे, तो यहाँ भी दो फालतू के बना लेते हैं भाई। एक तो एलएफई है और दूसरा है वाउचर नंबर। तो दोनों साइडों में फर्क देखोगे तो एलएफ तो दोनों साइड में ही है, एक तरफ कैश बुक फोलियो है, दूसरी तरफ वाउचर नंबर है। क्लियर? फॉर्मेट समझ आया? कंफ्यूज नहीं होना इससे। मेन तो हमारे यूज कौन से होंगे? ये तीन कॉलम, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और एक इधर ही अमाउंट, चार कॉलम, ये मेन चार यूज होंगे। दो लेफ्ट हैंड साइड में फालतू के हैं, दो राइट हैंड साइड में फालतू के हैं, जिसका हमारे लिए कोई खास यूज नहीं है। बट स्टिल आई वुड टेल यू कि इसका यूज प्रैक्टिकली कैसे होता है। आज के डेट पे तो कंप्यूटराइज्ड है, तो अगेन हमारे इन सब चीजों का यूज नहीं होता, लेकिन अगर मैनुअली बनती है चीजें तो कैसे होता है। सबसे पहले कहाँ चला गया भाई, जो हमारा कैशियर था, पेटी कैश बुक बना रहा था, वही गायब हो गया। आई थिंक ड्रॉप हो गया, अभी दोबारा आ जाएगा। चलो किसी और को बना दें फिर फॉर द टाइमिंग। तो लेट्स से ईशा को बना देते हैं। तो मेन कैशियर या मेन जो कैश बुक बना रहा है वो परीक्षा है, और ईशा हो गई जो पेटी कैश बना रही है ना। तो ईशा तेरे पास कितने पैसे आएंगे परीक्षा से? जितने वो देंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है, हमने हिसाब लगाया था ना शुरू में। क्या हिसाब लगाया था कि अच्छा, ऑन एन एवरेज कितने कितने दिए चाहिए होते हैं?